प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए जो बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए जो विषय टॉपिक लेके आया हूँ वह है लॉर्ड वेलेज़ली और उसकी सहायक संधि प्रथा। छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना बंगाल से मानी जाती है। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। इसके पश्चात समय समय पर भारत में अंग्रेजों के गवर्नर और गवर्नर जनरल भारत में नियुक्त होते रहे, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए अपनी अलग अलग नीतियां लागू की। यहाँ पर हमारे सामने इसी कड़ी में एक नाम आता है भारत के अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली का। लॉर्ड वेलेज़ली जो 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर रहा। लॉर्ड वेलेज़ली जब भारत आया तो उससे पहले भारत में पिट्स इंडिया एक्ट लागू हो चुका था, जिसमें मूल एक जो धारा थी वो थी भारत के राज्यों में हस्तक्षेप की नीति का पालन करना और साम्राज्य विस्तार का विरोध करना। तो लॉर्ड वेलेज़ली जब भारत आया तो उसके आने से पहले तक उसके जो पूर्व के अधिकारी थे उन्होंने इसी हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब लॉर्ड वेलेज़ली भारत आया उस समय इस हस्तक्षेप की नीति के कारण कंपनी का भारत पर प्रभाव लगभग क्षीण हो चुका था और यहाँ पर भारत की जो प्रमुख शक्तियां थी उस समय अंग्रेजों को उनके विरोध का सामना करना पड़ रहा था। जैसे दक्षिण में टीपू सुल्तान की हम बात करें जो मैसूर का शासक था। इसके बाद हैदराबाद के निजाम की अगर हम बात करें, क्योंकि वो भी अंग्रेजों का मित्र था लेकिन अंग्रेजों से उस समय नाराज था क्योंकि मराठों के खिलाफ अंग्रेजों ने उसे सहायता नहीं दी थी। इसी प्रकार हम अगर मराठों की बात करें तो मराठे भी जो है वह अंग्रेजों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रयासरत थे। तो इस प्रकार की स्थिति ये थी कि लॉर्ड वेलेज़ली जो आया वह अपने पूर्वजों की हस्तक्षेप की नीति पर नहीं चल सकता था। दूसरी तरफ उधर अमेरिका के साथ युद्ध में भी ब्रिटेन को बहुत क्षति पहुंची थी, इसलिए जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विलियम पिट, उसने भी वेलेज़ली को यह निर्देश अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किए थे कि वह भारत में ऐसा साम्राज्य विस्तार करे कि जो कोई भी प्रतिष्ठा ब्रिटेन की थी वो प्रतिष्ठा उसे वापस प्राप्त हो सके। इसलिए जब भारत आया तो उसने लॉर्ड वेलेज़ली जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने भारत में अपने राज्य का अंग्रेजी राज्य का विस्तार करने के लिए एक नए तरीके का इजाद किया, जिसको हम सहायक संधि प्रथा के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, सहायक संधि प्रथा का मूल उद्देश्य क्या था? संधि करने वाले राज्य पर कंपनी का आधिपत्य स्थापित करना और उस राज्य की शासन व्यवस्था पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित करना। अर्थात मूल उद्देश्य से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपनी का जो मूल उद्देश्य था वह था कि इस संधि के द्वारा जो राज्य इस संधि को अंग्रेजों के साथ करते थे, इस संधि को स्वीकार करते थे, उस संधि के बाद उस राज्य का एक तरह से अप्रत्यक्ष शासन पूरा जो है वह अंग्रेजों के हाथों में चला जाता था। उस पर पूरी तरह से कंपनी का आधिपत्य हो जाता था। इसकी संपूर्ण शासन व्यवस्था पर भी अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो जाता था। तो इस प्रकार एक सहायक संधि जिसको हम कहते हैं, लॉर्ड वेलेज़ली ने एक सिस्टम जिसको कह सकते हैं बनाया और उसने भारत के राज्यों को, जिन राज्यों को उसने चाहे युद्ध में पराजित किया या जो राज्य उसके साथ थे उनके ऊपर उसने दबाव डालकर उन संधि को करने पर बाध्य किया। हम आगे उस पर भी चर्चा करेंगे किन किन राज्यों ने इस संधि को स्वीकार किया और क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़े। फिलहाल हम बात करते हैं जिस मूल जो सहायक संधि प्रथा है उस संधि प्रथा की शर्तों की बात करते हैं। जब हम इन शर्तों पर नजर डालेंगे तो हमें स्वयं ही इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि ये संधि भारतीय राज्यों के लिए कितनी हानिकारक और अंग्रेजों के लिए कितने फायदेमंद रही। और अप्रत्यक्ष ये एक तरह से देख लीजिए कि यह एक ऐसा तरीका था जिस तरीके से अंग्रेजों ने बिना युद्ध किए ही
भारतीय राज्यों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। कहने के लिए गद्दी पर भारत के शासक बैठे थे, लेकिन मूल उस राज्य की संपूर्ण सत्ता अंग्रेजों के हाथों में थी। इन शर्तों पर हम नजर डालते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा लग जाएगा। पहली शर्त जो थी वो यह थी कि जो राज्य इस संधि को स्वीकार करेगा उस राज्य के समस्त विदेशी मामलों पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। अर्थात वह राज्य या उस राज्य का शासक जो है वह कंपनी के प्रभुत्व को स्वीकार करेगा। वह बिना कंपनी की स्वीकृति के किसी भी अन्य राज्य के साथ न तो कोई संधि कर सकता है, न कोई युद्ध कर सकता है, न अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का कोई समझौता कर सकता है। अर्थात उसका संपूर्ण विदेशी मामले पर किसका नियंत्रण हो गया? कंपनी का नियंत्रण हो गया। नंबर 2, अन्य यूरोपियन को नौकरी पर नहीं रख सकता। उस राज्य पर प्रतिबंध लगा दिया कि अंग्रेजों के अलावा अन्य किसी भी विदेशी को वह राज्य या उस राज्य का शासक अपने यहाँ किसी भी नौकरी पर नहीं रख सकता है। वैसे यहाँ पर अंग्रेजों का जो मेन टारगेट था वो फ्रांसीसी थे, ताकि इस माध्यम से इस शर्त के द्वारा फ्रांसीसियों को समस्त राज्यों से निकाल दिया गया, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि फ्रांसीसी उनके दुश्मन है और इस शर्त के द्वारा उनका प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया। नंबर 3, उस राज्य की सहायता के लिए कंपनी की सेना उस राज्य में रहेगी। अर्थात उस राज्य के सुरक्षा के लिए, चाहे किसी दूसरे का उस पर आक्रमण हो, चाहे राज्य के अंदर ही विद्रोह हो, तो राज्य की जो अंग्रेजों की सेना है वह वहां पर स्थायी रूप से रहेगी और उस सेना का संपूर्ण खर्चा का वहन जो है वह उस राज्य को करना पड़ेगा। नंबर 4, कंपनी द्वारा उस राज्य में राज्य चलाने हेतु राजा की सहायता के लिए एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की जाएगी, जिसको रेजिडेंट कहा जाता था। यह रेजिडेंट उस राज्य में नियुक्त किया जाता था, जिसका कार्य राज्य चलाने में राजा को सलाह मशवरा देना था। लेकिन यह सिर्फ कहने की बात थी, अप्रत्यक्ष रूप से उस दरबार की, उस राजा की सारी शक्तियां जो है वह आगे चलकर हम देखते हैं उस रेजिडेंट में निहित हो गई। अप्रत्यक्ष रूप से वो रेजिडेंट जो है वह असली शासक बन बैठा। अगला, राज्य की रक्षा का भार कंपनी ने अपने ऊपर ले लिया। अर्थात इस बहाने से कंपनी ने अपनी सेना जो है उन राज्यों में नियुक्त करनी शुरू कर दी, जिसका सारा खर्चा जो है कंपनी देगी। मतलब आप समझिए कि अंग्रेजों को बिना अपने खर्चे के अपनी सेना को रखने का एक साधन मिल गया। कंपनी अपनी सेनाओं का सारा खर्चा किससे वसूल करने लगी? उन राज्यों से। किस बहाने से? कि उस राज्य की सुरक्षा जो है वो कौन करेगा? कंपनी करेगी। इसमें एक और कहा गया, कंपनी राज्य के आंतरिक मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। आपको लग रहा होगा कैसा कि कंपनी जो है राजा को अधिकार दे रही है, वो राजा अपना शासन स्वयं चलाएगा और कंपनी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन जब हम प्रत्यक्ष तौर पर इस स्थिति को देखते हैं तो हमें ये बात नजर नहीं आती है। वहां पर हम देखते हैं कि जो रेजिडेंट था वो पूर्ण रूप से राजा को ओवरटेक कर लेता है और ऐसा कोई चीज हमें यहाँ पर नजर नहीं आती है। और अंतिम एक जो था, दोनों पक्षों में घनिष्ठ मित्रता का वायदा किया गया कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु मानेंगे, एक दूसरे के मित्र को अपना मित्र मानेंगे। यानी यह संधि एक समानता के आधार पर संधि थी। तो इस प्रकार यह संधि की शर्तें थी जो लॉर्ड वेलेजली ने इसका प्रारूप बनाया और यही इसका जन्मदाता भी माना जाता है। यद्यपि कहा जाता है कि इस प्रकार की संधि दूसरे प्रारूप में पहले से थी, लेकिन फिर भी हम अगर यह बात माने तो भी अगर हमें देखें कि अगर पूर्ण रूप से उस प्रारूप को लागू करने का काम जो व्यक्ति करता है तो वही उसका जन्मदाता माना जाता है। तो भारत में भी अगर हम सहायक संधि प्रथा के जन्मदाता की बात करें तो लॉर्ड वेलेजली का ही नाम इसके
हमारे सामने आता है। लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 में गवर्नर जनरल बनकर आया, उसने भी इसको जारी रखा और उसने इसमें एक शर्त और जोड़ दी, वार्षिक खिराज, जिसमें यह कहा गया कि कंपनी उस राज्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने का जो दायित्व स्वीकार करती थी, उसके बदले में राज्य से एक निश्चित कर वसूल किया जाएगा। इस शर्त को भी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसमें जोड़ दिया था। तो छात्रों, इस प्रकार ये एक सहायक संधि प्रथा हमें लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देखने को मिलती है। हम आज इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम उन राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने इस संधि को स्वीकार किया और क्या फर्क पड़ा, क्या रहा, लॉर्ड वेलेस्ली के बाद के गवर्नर जनरलों ने क्या किया, उस पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे।